दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 9 नवंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि अब शराब पीने वालों से ज्यादा सख्ती बेचने वालों की होगी। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब की आपूर्ति और फिर बिक्री के खिलाफ अभियान को और तेज करने का निर्देश पुलिस और मद्य निषेध विभाग को दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शराब के सप्लायर, तस्कर और बेचने वालों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करें। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि पीने वालों की तुलना में शराब की तस्करी और इसके धंधे में लिप्त लोगों को गिरफ्तार करना और उन्हें सजा दिलाना सरकार की प्राथमिकता होगी। जब पर ऐसा नहीं है कि शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने साफ कर दिया है कि शराबबंदी कानून को कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। शराबबंदी कानून के तहत पहली बार पीकर पकड़े गए लोगों को जुर्माना लेकर के छोड़ने के लिए दंडाधिकारी की नियुक्ति अब तक नहीं होने के मामले पर उन्होंने कहा कि ये काम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के स्तर पर हो रहा है। दोस्तों किशनगंज जिला के कोचाधामन थाना क्षेत्र के सराय बैराकपुर और पुठीमारी के बीच नसीम चौक में ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही जान चली गई। जहां टक्कर इतनी जोरदार हुई कि 2 लोगों के चीथड़े उड़ गए, जब बाकी एक व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायल का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, उसके बाद सबका पोस्टमार्टम कराया गया। आपको बता दूं कि घटनास्थल पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ उमड़ गई और लोग सड़क जाम कर दिया। यह घटना रोड नंबर 50 में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार रोड क्रॉस करने के दौरान यह घटना हुई है। मोटरसाइकिल सवार 3 लोग रोड क्रॉस कर रहे थे। सामने से आ रहे ट्रक ने तीनों को कुचल दिया, जिस वजह से 2 लोगों की घटनास्थल पर ही जान चली गई। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के गोपालगंज उपचुनाव के नतीजे में महागठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा है। इस पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भड़क गई। उसने अपने मामा साधु यादव को कंस करार दे दिया। इतना ही नहीं, रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिया असदुद्दीन ओवैसी पर भी जमकर के निशाना साधा है। वहीं उपचुनाव के नतीजे पर तेजस्वी यादव पर भी प्रतिक्रिया दी है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस बार तो कंस मामा श्री कृष्ण के प्रकोप से बच गए, अगली बार मिट्टी में मिलना तय है। गोपालगंज की जनता का यही संदेश है। उन्होंने बिना नाम लिए असदुद्दीन ओवैसी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिना बैसाखी बी टीम के सहारे भाजपा कभी चुनाव नहीं जीती है। गोपालगंज की जनता ने इन्हें आईना दिखा दिया है और तेजस्वी यादव की आस्था में अपना विश्वास जता दिया है। वहीं इस उपचुनाव के परिणाम के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गोपालगंज और फिर मोकामा की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा था कि गोपालगंज में 2020 में आरजेडी 40,000 वोटों से हारा था, लेकिन इस बार भाजपा के लिए सहानुभूति होने के बाद भी मात्र 1700 वोटों से हारे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार होंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा के साथ ही अब लोग भी मांग करने लगे हैं कि वे तैयार हो जाएं। दरअसल नीतीश कुमार मंगलवार को पटना साहिब गुरुद्वारे में गुरुपूर्व समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। यहां नीतीश कुमार ने हाजिरी लगाई और गुरु महाराज तख्त साहिब के सामने झुक करके देश में अमन चैन के लिए प्रार्थना की। इसके तुरंत बाद एक महिला ने नीतीश कुमार से कह दिया है कि वे प्रधानमंत्री के लिए तैयार हो जाएं। दरअसल नीतीश कुमार गुरु महाराज के सामने माथा टेक रहे थे। इस दौरान हरजीत कौर नाम की महिला ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पीएम वाली बात कह दी। ये बात सुनकर के नीतीश कुमार मुड़ करके देखा और फिर मुस्कुराते हुए निकल गए। दोस्तों बात करेंगे कि आज नोटबंदी को 6 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद पूरे देश में 500 और फिर 1000 रुपए के नोट बंद हो गए थे, जो कि इस समय पूरे करेंसी सर्कुलर का कुल 86% था। इसका उद्देश्य देश में काले धन पर लगाम लगाना, जाली नोटों को खत्म करना और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना था। नोटबंदी के बाद देश की डिजिटल इकोनॉमी में बड़ा उछाल आया है। काले धन और जाली नोटों की संख्या पर कुछ हद तक अंकुश लगा है। हालांकि काले धन और जाली नोटों की समस्या अभी भी बनी हुई है। देश में नोटबंदी करने के साथ ही नई करेंसी को लॉन्च करने का फैसला भी किया था। इसके साथ 1000 रुपए के नोट पूरी तरीके से चलन से बाहर कर दिए गए थे और 2000 एवं 200 के नए नोट को बाजार में उतार दिया था। वही 500 के नोट को रिलॉन्च किया गया था। नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल लेन देन को बड़ा उछाल देखा गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में देश में होने वाले कुल लेन देन में डिजिटल लेन देन की हिस्सेदारी 11% थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बढ़कर के
80% ही हो गई है और वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में इसके 88% तक पहुंचने की उम्मीद है। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर एआईएमआईएम को बी टीम बताया जा रहा है। इस पर ओवैसी ने कहा है कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल को कुछ नहीं कहा जा रहा है क्योंकि उनका नाम अरविंद है, जबकि मेरा नाम ओवैसी है। मेरा नाम ओवैसी है इसलिए मुझे बी टीम कहा जा रहा है और उनका नाम अरविंद है इसलिए उसे कुछ नहीं कहा जा रहा है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 7 उपचुनाव हुए जिसमें कई में बीजेपी की जीत हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बी टीम क्यों नहीं कहा जाता है? ओवैसी का नाम आते ही मुसलमान और कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी का नाम आते ही सब कुछ चुप हो जाते हैं, जो कि गलत है। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टियां अल्पसंख्यक समाज को डरा करके रखना चाहती है, उनसे कहना चाहती है कि आप पॉलिटिकल लीडर की बात ना करें, गुलाम बन करके रहें। बिहार में हम चुनाव लड़ते हैं तो फिर सवाल उठाते हैं कि क्यों लड़ रहे हो? हमें लोकतंत्र पर भरोसा है इसीलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहना है ओवैसी का। दोस्तों आपने अक्सर चोरी के किस्से सुने होंगे, लेकिन अब हम आपको जिस चोरी के बारे में बताने जा रहे हैं उसको सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। जहां अक्सर आपने सुने होंगे कि घर से चोरी हो गए, दुकान से चोरी हो गए, बाद में थाने से पुलिस आते हैं और छानबीन में जुट जाते हैं। लेकिन आज जो चोरी हुई है वो कहीं घर से या फिर दुकान से चोरी नहीं हुई है, बल्कि थाने से चोरी हुई है। जी हाँ, बात करते हैं कि बिहार में अब पुलिस थाना भी सुरक्षित नहीं है। अब बिहार के अपराधियों ने थाने के अंदर ही चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बिहार के बिहिया थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा जब्त करके रखे गए बाइकों में से एक बाइक को सातिर चोर द्वारा थाने से चोरी कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही बाइक चोर को बिहिया नगर के साहेब टोला से सातिर चोर और फिर चोरी की बाइक खरीदने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बाइक चोर और चोरी का सामान खरीदने वाला युवक आपसी सहमति से किसी भी जगह से बाइक की चोरी करके उसी से शराब का कारोबार करता था। इसके पास से गिरफ्तारी के दिन भी 40 लीटर देशी शराब जब्त किया गया है, जिसके बाद इन दोनों को पुलिस टीम द्वारा कागजी कार्रवाई करके जेल भेज दिया गया। दोस्तों बात करेंगे कि अब किसानों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलाव के बारे में अवगत कराया जाएगा। इसके लिए मधेपुरा जिले की सभी 160 पंचायतों में किसान चौपाल का आयोजन 15 नवंबर से होगी। यह चौपाल में किसानों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से परंपरागत खेती के साथ वैज्ञानिक विधि से औषधीय फल फूल सहित अन्य फसलों की खेती के बारे में प्रेरित किया जाएगा। दोस्तों हमारे देश में दहेज प्रथा के नाम पर ना जाने कितनी बेटियां हर रोज भेंट चढ़ती है। यह सरकार की तरफ से कितनी योजनाएं बनाई गई है ताकि बेटियों को इस प्रथा से बचाया जा सके, लेकिन फिर भी बेटियां हर रोज बलि चढ़ती है। बिहार के सीतामढ़ी में एक पिता ने अपनी बेटी की ऐसी शादी की है जो पूरे समाज के लिए एक सीख बन गई है। यह समाज को दहेज मुक्त बनाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी के जरिए संदेश दिया है। यह बिहार के सीतामढ़ी जिले में दहेज प्रथा को खत्म करने को लेकर के स्थानीय एक शख्स के द्वारा अनोखी पहल की गई है। उसने अपनी बेटी की शादी न सिर्फ दहेज मुक्त तरीके से किया, बल्कि समाज के लोगों को दहेज प्रथा के खिलाफ भी एक बेहतर संदेश देने की कोशिश की है। जब बिहार के सीतामढ़ी शहर से सटे मेहसोल गांव में स्थित मोहम्मद मुर्तजा के द्वारा इस अभियान को एक नई रंग देने की कोशिश की गई है। शादी समारोह में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति से कोई उपहार तक स्वीकार नहीं किया गया। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे वाले पोस्टर बैनर जगह जगह लगाए गए। यही नहीं, शादी समारोह में आने वाले लोगों से भी इस बात की शपथ दिलाई गई कि वे अपनी बेटियों की शादी दहेज मुक्त तरीके से करेंगे। जी हाँ, ये उनकी एक पहल है। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार की कुर्नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की टेंशन बनाने वाले हैं। मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर की कुर्नी सीट पर अपनी विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी का उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी कुर्नी में अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है। ये दोनों पार्टियां महागठबंधन की वोट बैंक में सेंध लगाएगी। कुर्नी उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से आरजेडी का उम्मीदवार उतारे जाने की पूरी संभावना है। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने हाल ही में कहा है कि 16 नवंबर को उनकी पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन होगा। उम्मीदवार के नाम की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। मुकेश सहनी ने मोकामा विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी की जीत पर भी बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि सही अर्थों में गोपालगंज उपचुनाव में भी भाजपा को लोगों ने नकार दिया है। भाजपा के प्रत्याशी को हराना उनका मुख्य मकसद है।
वहीं दूसरी ओर ओबीसी की पार्टी AIMIM ने भी कुरनी में उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि विधानसभा क्षेत्र में सर्वे कराया जा रहा है, जल्द ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, जहां उनकी भी मुख्य लड़ाई बीजेपी उम्मीदवार से ही होगी। कुरनी विधानसभा सीट पर मुकेश सहनी और असदुद्दीन ओबीसी की पार्टियां महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाने वाली है, ये तय है। हाल ही में गोपालगंज सीट पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। गोपालगंज में आरजेडी और बीजेपी के अलावा AIMIM और फिर BSP उम्मीदवार ने 21,000 वोट बटोरे। इस कारण आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता को बीजेपी से 2,000 से भी कम वोटों के अंतर से झेलना पड़ा। और दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल नल जल योजना को लेकर के शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब किसी प्रकार की शिकायत सामने नहीं आती हो। ऐसे में इस योजना को ठीक तरीके से चलाने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अब तक इस योजना को 3 विभाग जैसे नगर विकास, आवास विभाग, पंचायती राज विभाग और PHED मिलकर के चला रही है, लेकिन अब इस योजना को सिर्फ PHED को सौंपने की तैयारी की जा रही है। दरअसल जलापूर्ति, सीवरेज, सड़क समेत 140 काम को काफी समय पहले ही पूरा करना था, लेकिन तीनों विभागों में आपसी समन्वय की कमी और फिर NOC में दिक्कत की वजह से सारे काम अब तक पेंडिंग है। ये सारे काम 6 से 21 महीने से पेंडिंग है। ये योजना 1100 करोड़ की थी, जिसकी लागत बढ़कर के 1400 करोड़ रुपए हो गई। दोस्तों वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, हटाने या फिर सुधार करने के लिए वैसे तो ऑनलाइन माध्यम से कभी भी आवेदन किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको लेकर के विभाग के तरफ से समय समय पर विशेष कैंप लगा करके जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसके साथ ही इस दौरान सुविधाएं हासिल करना आसान हो जाता है, क्योंकि इस दौरान निर्धारित कैलेंडर के अनुसार आवेदनों का निष्पादन किया जाता है। इसी को लेकर के अब बिहार में मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण अभियान नवंबर महीने में ही शुरू होने वाला है। इसी को लेकर के अब एक बार फिर से बिहार की राजधानी पटना में विशेष कैंप लगाया जा रहा है। आपको बता दूं कि यदि आपकी उम्र जनवरी महीने में 18 साल पूरी होने वाली है तो फिर आप इस विशेष कैंप के जरिए अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों हर शंभू गाने से सुर्खियों में आई यूट्यूबर फरमानी नाज के पिता, भाई और जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अरमान सहित 8 आरोपियों को सरिया चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। हालांकि यह खबर उत्तर प्रदेश की है, लेकिन हम आपको इसी वजह से यह खबर बता रहे हैं क्योंकि फरमानी नाज बहुत ही पॉपुलर है। बिहार में भी फरमानी नाज के गाने और भक्ति काफी पसंद किए जा रहे हैं। बिहार में फरमानी नाज के बहुत सारे फैन हैं। उन्हीं फैन को हम जागरूक करना चाहते हैं कि फरमानी नाज के पूरे खानदान चोर है, डकैत है। जो गिरफ्तार आरोपियों में फरमानी नाज के पिता और जीजा भी शामिल है। वहीं आरोपियों के बताए ठिकाने से पुलिस की टीम ने 2 क्विंटल सरिया भी जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि सरिया लूट गिरोह के सदस्य खिरवा जलालपुर में वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की और इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार का कोई भी परिवार बेघर ना रहे, इस दिशा में बिहार एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अपूर्ण आवासों के निर्माण को जल्द पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने 7 अरब 76 करोड़ 33 लाख की धनराशि के सभी जिलों को आवंटित कर दी है। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने बताया है कि सामान्य मद में भारत सरकार से बिहार को 3,000 करोड़ रुपए प्राप्त होना बाकी है, जब बिहार सरकार द्वारा जारी बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 में खर्च किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी गरीब पात्र परिवार गृहविहीन नहीं रहेगा, यानी कि बेघर नहीं रहेगा। सरकार उन्हें आवास सहायता प्रदान करने पर पक्के मकान उपलब्ध कराएगी। ये बातें बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कही है। तो दोस्तों बात करेंगे कि बिहार की राजधानी पटना में गंगा किनारे बने मरीन ड्राइव पर देर रात से बिहार के दूसरे जिलों में आए श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने लगा है। जब कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए घाट पर जुटे श्रद्धालुओं ने यहां जगह जगह अपना पड़ाव डाल लिया। पूरे मरीन ड्राइव का दृश्य इतना विहंगम लग रहा है मानो सभी लोग किसी उत्सव की तैयारी में लगे हो या किसी मेले के सदृश यहाँ नजारा दिख रहा है। जब लोग अपने परिवार के साथ बच्चे और फिर बुजुर्ग समेत डेरा डाले हुए हैं। दोस्तों बात करेंगे कि नमामि गंगे परियोजनाएं पूर्ण नहीं होने के कारण बिहार के 42 स्थानों पर बड़े नालों का गंदा पानी सीधे गंगा में गिर रहा है। बिहार सरकार प्रदूषण परिषद के सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पटना में 23, भागलपुर में 6, बक्सर में 5, कहलगांव में 4, मुंगेर में 1, सुल्तानगंज में 1, सोनपुर में 1 एवं छपरा में 1 स्थान पर सीधे गंदा पानी गिरता है। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2014 में गंगा को प्रदूषण मुक्त, अविरल और फिर जैव
समृद्धि के लिए की थी। बिहार में नमामि गंगे से जुड़ी 6,356 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही है। कई जगह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पहले बना दिए गए हैं और सीवर लाइन बाद में बनाई जा रही है। यह पटना शहर में 1097 किलोमीटर सीवर लाइन तथा 350 MLD क्षमता की 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, बिहार के पटना, पूर्णिया समेत 38 जिलों में रहने वाले लोग खेत का पुराना कागजात निकाल सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन का पुराना रिकॉर्ड देखने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। आप आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के भी जमीन का पुराना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं और उसके कागजात को निकाल सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में किसी भी जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन निकालने के लिए आपको अपने राज्य की राजस्व विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा और फिर यहाँ आपको अपने जमीन से संबंधित कुछ जानकारी देनी होगी। इसके बाद आप दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे कि बिहार के पटना, नालंदा, पूर्णिया समेत सभी जिलों में ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड और फिर हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी शुरू होने वाली है। इससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत बिहार के सभी जिलों में ठंड बढ़ेगी। जहां वहीं सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से बिहार के तापमान में कमी आने की मौसमी दशा बन रही है। इससे बिहार के सभी जिलों में तापमान गिरेगी और फिर लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में लोगों को ठंड से बचने की तैयारी कर लेनी चाहिए। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 13 नवंबर से पारा अचानक नीचे आएगा, जिससे लोगों को रात के साथ साथ दिन में भी ठंड का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल बिहार के लोगों को दिन में ठंड का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन जल्द ही मौसम करवट लेने वाला है। आपको बता दूं कि बिहार के आसमान में बन रही मौसमी दशा बिहार के सभी जिलों में अच्छी ठंड का संदेश दे रही है। जहां इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने का पूर्वानुमान है, वहीं इस साल पिछले साल की तुलना में कोहरा भी अधिक नजर आ सकता है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के पटना, बक्सर, पूर्णिया समेत बिहार के सभी जिलों के स्टूडेंट्स को 4 लाख तक लोन दिया जा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत इंटर के बाद उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए सरकार के द्वारा ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। खबर के अनुसार अगर आप इंटर के बाद BSc नर्सिंग, BA, BCA, BCom, एग्रीकल्चर, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मा, मैनेजमेंट आदि की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 12वीं पास छात्र छात्राओं को अपने उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार के द्वारा 4 लाख रुपए तक का लोन वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। इसका लाभ लेने के लिए ऑनलाइन के द्वारा आपको आवेदन करना होगा। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के बड़े शहरों में प्रदूषण का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, छपरा, बेगूसराय, सीवान समेत 12 शहरों की हवा सबसे ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही है। खबर के अनुसार इन बड़े शहरों की हवा में धूलकण की मात्रा सबसे अधिक है, जिससे इन शहरों की वायु गुणवत्ता खराब स्थिति में पहुंच गई है, जो कि इंसान के सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे में लोगों को घर से मास्क लगा करके निकलना चाहिए। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार घोष का कहना है कि प्रदूषण से निपटने के लिए कई नियम बनाए गए हैं, उसे पालन करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। प्रदूषण कम करने के लिए नियमों की सख्ती से पालन करने की जरूरत है। आपको बता दें कि वायु प्रदूषण से सबसे खराब हालात छपरा, कटिहार और सीवान शहर का है। कटिहार तो देश के सबसे नंबर 1 वायु प्रदूषण के मामले में पहुंच गए हैं। जी हाँ, यानी कि पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं अगर खराब है किसी भी शहर में तो वह है कटिहार। जी हाँ, इन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 300 के पार चला गया है। वही बिहार के अन्य शहर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज्यादा है। दोस्तों, बात करेंगे कि दीपावली और छठ के बाद बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार का जनता दरबार शुरू हो गया है। इस दरबार में CM नीतीश कुमार के द्वारा लोगों की समस्याएं सुनी जाती है, साथ ही साथ इस समस्या का तुरंत समाधान भी कर दिया जाता है। जी हाँ, अगर आप भी इस जनता दरबार में उपस्थित होकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ शिकायत करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के कुछ दिनों बाद आप सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कर सकते हैं मिलकर के। इस जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले सभी फरियादियों की समस्या और फिर शिकायतों को खुद सुनते हैं और तत्काल उसे दूर करने के लिए संबंधित विभाग को आदेश देते हैं, ताकि बिहार के लोगों की परेशानी को दूर किया जा सके। मुख्यमंत्री जनता दरबार में उपस्थित होने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल www.jkdmm.bic.nic.in/जनता-दरबार/default.aspx पर जा कर के ऑनलाइन के द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपके पास आधार कार्ड और फिर मोबाइल नंबर होना चाहिए।
दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बार फिर से बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के विलय के संकेत दिखाई देने लगे हैं। माना जा रहा है कि जेडीयू की दिल्ली सम्मेलन में इसका बड़ा ऐलान किया जाएगा। बिहार को राजनीति में इस बार 27 साल पुराने इतिहास को दोहराने की तैयारी की जा रही है और सियासी गलियारों में चर्चा है कि आरजेडी और जेडीयू के विलय की तैयारी चरम पर है। यह सियासी नब्ज के जानकारों का कहना है कि पुराना जनता दल फिर आकार लेने वाला है, जिसका ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। यह पटकथा आरजेडी के दिल्ली सम्मेलन में ही लिखी जा चुकी है। आरजेडी का नाम और चुनाव चिन्ह बदलने का जिम्मा तेजस्वी यादव को सौंपा गया है। हालांकि बीते दिनों तेजस्वी यादव और फिर नीतीश से इस संबंध में जब कभी भी सवाल पूछा गया तो फिर दोनों ने ना तो सीधे सीधे इस बात से इनकार किया और ना ही इकरार किया। इससे भी इस सियासी बदलाव की अटकलों को और बल मिल रहा है। चर्चाओं का बाजार तब से और अधिक गर्म हो गया जब से लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय का नारा नीतीश कुमार और ललन सिंह ने जोर शोर से लगाना शुरू किया है। आरजेडी जेडीयू के सूत्रों के अनुसार विलय के बाद नई पार्टी का नाम जनता दल हो सकता है और पार्टी का चुनाव चिन्ह भी पुराना चक्र छाप हो सकता है। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार होंगे और फिर प्रदेश के यानी कि बिहार की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथों में होगी। बताया जाता है कि विलय का ये एक्सपेरिमेंट भाजपा के काट के रूप में किया जा रहा है। नीतीश और लालू ये मानकर चल रहे हैं कि यदि दोनों का वोट बैंक और फिर समीकरण बिहार में एक हो जाए तो फिर भाजपा के लिए इसे मात देना बेहद मुश्किल होगा। तो दोस्तों, बात करेंगे कि एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके एकता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता देश के बहुसंख्यक समाज के प्रति अपनी घृणा का प्रदर्शन करके समुदाय में खाई पैदा करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और फिर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकिहोली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर के जम करके जहर उगला है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। जब कांग्रेस नेता सतीश जारकिहोली ने हिंदू शब्द को लेकर के विवादित बयान देते हुए कहा कि ये शब्द भारत का नहीं है। यही नहीं, सतीश जारकिहोली ने यह भी कहा है कि हिंदू ईरानी और फिर इराक से यहाँ भारत आए हैं और भारत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब कांग्रेस नेता के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर बवाल मच गया है। हिंदी में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि हिंदू शब्द का अर्थ बहुत ही गंदा है। कांग्रेस नेता सतीश जारकिहोली ने कहा है कि हिंदू शब्द पर्शियन है और कुछ लोग इस विदेशी शब्द को लेकर के क्यों शोर मचा रहे हैं, ये समझ नहीं आता है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि इस बात की व्यापक चर्चा होनी चाहिए कि एक विदेशी शब्द हम पर क्यों जबरदस्ती थोपा जा रहा है। तो दोस्तों, बात करेंगे कि राजधानी पटना समेत बिहार के विभिन्न जिलों में लगातार हो रही अपराध की घटनाओं पर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने चिंता जताई है। पप्पू यादव ने कहा है कि हाल के दिनों में बिहार में जिस तरीके से अपराध की घटनाएं बढ़ी है उस पर सरकार को विचार करने की जरूरत है। पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया है कि राजधानी पटना अपराध का सेफ जोन बन गया है, लेकिन सरकार और फिर प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है। पप्पू यादव ने कहा है कि पटना, बेगूसराय, मधेपुरा और आरा समेत विभिन्न जिलों में जो घटनाएं हो रही है उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। एक तरफ सरकार प्रेम विवाह और फिर इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दे रही है तो फिर वहीं दूसरी तरफ बिहार में लगातार ऑनर किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि राजधानी पटना अपराध का जोन बन गया है, लेकिन ना तो सरकार को इसकी कोई चिंता है और ना ही प्रशासन को इससे कोई मतलब है। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में सरकार तो बदल गई लेकिन अधिकारियों की मानसिकता नहीं बदली है। जब पटना में जितने भी पुराने अधिकारी हैं उनकी मानसिकता नहीं बदली है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में अगले साल 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष में बिजली 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से महंगी हो सकती है। बिजली कंपनी की पूर्ण विचार याचिका की सुनवाई के बाद बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने यह फैसला लिया है। यह आयोग ने बिहार में अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 2023-24 में 32,587 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्ति की शर्त के साथ बिजली दर बढ़ाने की याचिका मंजूरी कर दी है। यह आयोग की ओर से यह निर्णय अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने सुनाया है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के सासाराम में योग गुरु बाबा रामदेव ने बड़ा बयान दिया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि भारत में गजवा हिंद नहीं चलेगा। जो भी लोग सिर तन से जुदा की बात करता है उनको ठीक करने के लिए अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी काफी है। इसके आगे उन्होंने कहा है कि विश्व में यानी कि दुनिया में सिर्फ भारत योग का जादू चलेगा। बाबा रामदेव ने कहा है कि आने वाले 10 से 15 सालों में दुनिया योग के मार्ग पर चलेगा। यह है सनातन धर्म की विश्व विजय यात्रा, ये बाबा रामदेव ने कही है। आपको बता दूं कि बाबा रामदेव बिहार के सासाराम आए हुए थे। यहाँ पर वे एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए बातें कह रहे थे।
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार सरकार के विधि मंत्री शमीम अहमद द्वारा मंदिरों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित दिए गए बयान एवं निर्देश पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी का बयान आया है। सांसद ने कहा है कि हमारे मठ मंदिरों से पहले से ही जन कल्याण के कार्य होते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार पहले से ही देश की छोटे बड़े तमाम मंदिरों से ही कर वसूलती रही है, जिसके पैसे से राष्ट्र का कल्याण ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के लोगों के कल्याण पर भी सरकार खर्च कर रही है। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वे हमारे मंदिरों की जांच करें, लेकिन हमारे मठ मंदिरों के पैसे से हमारे ही मंदिरों का कल्याण हो, ये ना कि हमारे मठ मंदिरों के चढ़ाव के पैसे से अन्य धर्मों के लोगों के कल्याण में खर्च किया जा रहे हो। उन्होंने कहा है कि सरकार जैसे चाहे वैसे जांच कर ले, हमारे यहाँ कोई भी व्यवस्था छिपाने वाली नहीं है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार सरकार ने बिहार छात्रवृत्ति योजना 2023 ओबीसी एसटी एससी की घोषणा कर दी है। इस योजना के अंतर्गत बिहार के कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा प्रदान की जाएगी। बिहार में आज भी अधिकतर परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जब बढ़ती महंगाई के दौर में ऐसे परिवार के बच्चे अपने पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, या तो फिर काम करने लग जाते हैं या अन्य कारण से पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे छात्र छात्राओं को ध्यान में रखते हुए बिहार छात्रवृत्ति योजना 2023 शुरू की गई है। योजना के तहत कंबाइंड काउंसलिंग बोर्ड स्कॉलरशिप के माध्यम से छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का लाभ बिहार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को मिलेगा। इसका लाभ उन छात्र छात्राओं को देना है जो पढ़ाई में बेहतर रिजल्ट लाते हैं लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई करने में असमर्थ होते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के 9,360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में साइबर क्राइम और फिर सुरक्षित वित्तीय लेन देन का पाठ शामिल होगा। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता संबंधित विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने का अनुरोध शिक्षा विभाग से किया है। डिजिटल और कार्ड आधारित बैंकिंग को बढ़ावा देने के साथ ही साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके प्रति नागरिकों को सचेत करने की कवायद अब स्कूल स्तर से होगी। आरबीआई के सुझाव को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम को 9वीं और फिर 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संबंधित विषयों में को शामिल करने को कहा है। इसमें विद्यार्थियों को साइबर क्राइम एवं सुरक्षित वित्तीय लेन देन संबंधित पाठ के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। उम्मीद है कि नए सत्र से ही इसे लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के 2 जिलों में आग का तांडव देखने को मिला है, जिसमें बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पटना में आईओसी गोदाम के पास भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने में फायर ब्रिगेड की गाड़ी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि कैसे आग लगी ये साफ नहीं हो पाया है। वहीं सुपौल के नरमली शहर में एक डंपिंग यार्ड में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि इसका काला धुआं शहर के कई इलाकों में फैल गया। कुछ देर तक लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें हुई। हालांकि आग को बुझा लिया गया है, लेकिन फायर ब्रिगेड को इसके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में सोमवार रात लापरवाह स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खुल गई है। अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक शख्स अपनी बीमार मां को कंधे पर लेकर के आधी रात में सड़कों पर भटकता रहा। बताया जाता है कि महिला मरीज की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और उसे अस्पताल से रेफर कर दिया गया था। इसके बाद मरीज का बेटा एम्बुलेंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। मामला हाजीपुर के सदर अस्पताल का है। यहाँ गंभीर रूप से बीमार मां का इलाज कराने के लिए उनका बेटा अस्पताल पहुंचा। इलाज में जुटे डॉक्टरों ने जाँच पड़ताल की और फिर कहा है कि बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना PMCH में भर्ती करना होगा। यह कहकर के अस्पताल के डॉक्टर ने महिला मरीज को रेफर कर दिया, लेकिन इसके बाद बेटे ने मां को हाजीपुर से पटना PMCH ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की, तो फिर हाजीपुर सदर अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिला। इसके बाद बेबस और लाचार बेटे ने अपनी बीमार मां को कंधे पर उठाया और सड़कों पर एम्बुलेंस के लिए घूमने लगा। इस दौरान उसके अन्य परिजन भी बच्चों को गोद में लेकर के बिस्तर उठा करके सड़कों पर चलते दिखे। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने रटाया जवाब दिया कि जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार के बलरामपुर प्रखंड की तेलता ओपी क्षेत्र से कुछ दूरी पर भाजपा नेता संजीव मिश्रा की हत्या अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर कर दी। संजीव मिश्रा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्याकांड मामले में ग्रामीणों और फिर समर्थकों ने जमकर के बवाल काटा। वहीं पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। वहीं बिहार के DGP तक ये मामला पहुंच गया है। अब तक
3 संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने की सूचना है। संजीव मिश्रा कटिहार के बलरामपुर प्रखंड में भाजपा की रीढ़ के रूप में थे। सीमांचल के इन क्षेत्रों में पार्टी को मजबूती प्रदान करने की दिशा में उन्होंने कार्य किया है। उनका कद इस क्षेत्र में काफी बड़ा हुआ था, जब वे एमएलसी अशोक अग्रवाल के काफी करीबी थे। विधान पार्षद की चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार से लौटने के क्रम में अज्ञात अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी थी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोस्तों बात करेंगे कि गुजरात चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने प्रचार तेज कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गुजरात में प्रचार करते नजर आएंगे, जहां पिछले 27 साल से भाजपा लगातार जीत दर्ज करती आ रही है। छोटू बसवाहा के नेतृत्व वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी ने इसको लेकर के जानकारी दी है। अगले महीने होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पुराने दोस्त जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन करने की सोमवार को घोषणा बीटीपी ने की है। यह भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी का नेतृत्व करने वाले नेता छोटू बसवा ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री एवं जदयू नेता नीतीश कुमार गुजरात में प्रचार करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि गुजरात की 182 सदस्य विधानसभा के लिए 1 और फिर 5 दिसंबर को मतदान होना है। हालांकि अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि चुनाव में जदयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के भोजपुर और औरंगाबाद जिले में मिड डे मील और एल्बेंडाजोल की गोली खाने से 74 स्कूली बच्चे बीमार हो गए। भोजपुर जिले के हसन बाजार के एक गांव में सोमवार शाम मध्याह्न भोजन खाने के बाद 50 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। वहीं औरंगाबाद जिले के केनवीनगर डीएवी पब्लिक स्कूल में कृमिनाशक एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई गई, जिसके बाद 24 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक भोजपुर जिले के पीरो प्रखंड में हसन बाजार में ओपी हरनाटोला गाँव में 50 बच्चों की तबीयत बिगड़ने से हरकत मच गया। प्रधान अध्यापिका ने बताया है कि छात्र छात्राओं को एल्बेंडाजोल की खुराक खिलाई गई। इसके बाद दोपहर में एनजीओ की ओर से बनाया गया मध्याह्न भोजन पहुंचाया, जब मिड डे मील खाते ही बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी युवा मोर्चा सेक्युलर की अहम बैठक मंगलवार को दिल्ली में हुई। इस बैठक में पार्टी के भविष्य से जुड़े हुए कई अहम निर्णय लिए गए। जब बिहार में नीतीश सरकार के साथ किस प्रकार से बेहतर तालमेल करना है और अपने लिए मजबूत राह बनानी है, इस पर भी चर्चा की गई। इसी तरीके से केंद्र की मोदी सरकार के सामने भी कुछ ऐसी ही मांग रखी गई, जिससे पार्टी आम जनता में एक संदेश देने में सफल हो। आने वाले समय में किस प्रकार से जनाधार को मजबूत किया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विस्तार की रणनीति भी बनाई जाएगी, इस पर भी बात की गई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।